अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारिम है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया की वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। डायरिया यानी कि लूज मोशंस, दस्त लग जाना, और इसमें आपको क्या वजूहात होती हैं। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कि फार्मासिस्ट फिजिशियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको डायग्नोस करना बेसिक, और इसमें जो इसकी ट्रीटमेंट गोल्स क्या होते हैं हमारे, कौन से वायरसेस और कौन से पैथोजेंस जो हैं इसमें करते हैं, और ये सारा, और उसकी डोजेस जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनकी डोजेस क्या, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने डायरिया जो है बेसिकली जिस तरह एक कफ एक इम्यून रिस्पॉन्स है कोई पैथोजन का, किसी एलर्जन का, इसी तरह डायरिया भी किसी पैथोजन या टॉक्सिन के अगेंस्ट हमारा एक बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स है। और डायरिया बेसिकली बेनिफिशियल है क्योंकि जैसे ही कोई टॉक्सिन आपके इंटेस्टाइन में, कोई इरिटेंट, कोई स्टिमुलेंट आता है, तो ये क्या करता है, आप उसको रिमूव करने के लिए बॉडी अपनी वो चेंजिंग करती है, और वो टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करती है, उन पैथोजेंस को जिस्म से रिमूव करती है, इसलिए डायरिया बेनिफिशियल है। लेकिन डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होती है, ये बेसिकली हमें इवन बहुत सीवियर जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, वो इवन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। तो डायरिया में बेसिकली एक तो आपकी फीकल कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, फीकल आपको लूज मोशंस आपको होते हैं। दूसरा आपको जो है इसमें आपकी मोटिलिटी जो है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, हरकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा आपको इसकी एब्जॉर्प्शन जो इसको एब्जॉर्ब करना और इसकी रीअब्जॉर्ब करना अपने जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उसको, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब बेसिकली इसकी जो कॉजेज होती हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कोई वायरसेस हो सकते हैं। वायरसेस में सबसे कॉमन रोटा वायरस है, और बैक्टीरिया में इकोलाई है। और दूसरा आपके पास कोई प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कोई आपकी मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपको डायरिया करती हैं। अब इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो क्या है कि अगर तो बैक्टीरिया डायरिया जो है वो एक्यूट डायरिया है। एक्यूट का मतलब ये है कि डायरिया लेस देन 3 days, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये एक्यूट डायरिया है। और अगर ये 14 दिन से ज्यादा है तो फिर हम इसे कहेंगे क्रॉनिक डायरिया है। अच्छा, अगर क्यूट डायरिया है तो इसमें अब दो कैटेगरीज हैं। एक होता है कि सिंपल, जिसमें आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, इसमें ना तो कोई फीवर, आपको बुखार नहीं होगा, और कोई सिस्टेमिक और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल डायरिया होगा। जबकि जो दूसरा आपको कैटेगरी, इसमें आपको फीवर होगा, और एक्यूट में मैंने दो कैटेगरी की बात, एक जिसमें फीवर और सिस्टेमिक कोई प्रॉब्लम होगी, दूसरा है जिसमें फीवर नहीं है और कोई सिस्टेमिक साइड इफेक्ट नहीं, कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्यूट डायरिया जिसमें फीवर और कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, यानी सिम्टम्स के लिहाज से जो डायरिया को रोकने के लिए जो दवाई है, हम सिंपल वही मेडिसिन देंगे। और अगर फीवर है तो फिर हम उसका एक तो सीबीसी करेंगे कि इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और फिर हम उसका फीकल का कल्चर करवा लेंगे, उसकी फीसिस को टेस्ट करवा लेंगे कि कौन से पैथोजेंस हैं, उसके मुताबिक उसको एंटीबायोटिक एडवाइस कर देंगे। ठीक है। और अगर ये क्रॉनिक है, मोर देन 14 days है, तो फिर आपको उसको फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि जो क्रॉनिक डायरिया है वो डिफरेंट डिजीजेस को आपको शो करता है, मुख्तलिफ आपको रीजंस की वजह से हो सकती है। इसमें इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी हो सकता है, कोई आपको ट्यूमर हो सकता है इंटेस्टाइन रिलेटेड, कोई सिक्रेटरी हार्मोनल आपको ट्यूमर हो सकता है, कोई आपको मोटिलिटी ड्रग्स हो सकता है कोई आप लेते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेजर डिजीज को शो करता है अगर आपको क्रोनिकली डायरिया चाह रहा है, और इसकी डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे मरीज को प्रॉपरली जो रेलेवेंट जीआई जो फिजिशियंस होते हैं या जीआई कंसल्टेंट्स हैं उनको रेफर करना चाहिए। अब आते हैं जो हमारे पास हैं जो सिम्टोमेटिक हैं। अब जो सिम्टोमेटिक जो है उनमें हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने ऐसे पेशेंट में सबसे पहले इंश्योर करना है कि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि सबसे डायरिया जो है वो इटसेल्फ इतना डेंजरस नहीं है, जो उसकी वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ होती है। अभी भी पाकिस्तान में 2018 में 53,000 पीपल जो हैं वो ड्यू टू जो ये डायरिया से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से डेथ होती है, उनकी डिहाइड्रेशन की वजह से। और आपके जो इंटरनेशनली 1.6 मिलियन पीपल जो है वो 2017 में उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है ड्यू टू डायरिया। यानी कि ये कॉमन सी डिजीज है, लेकिन इसकी वजह से डेथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप टाइमली रिहाइड्रेशन को इंश्योर कर लें तो आप डेथ और खुदा ना खास्ता किसी सीरियस इलनेस से बच सकते हैं। अब इसको रिहाइड्रेशन, सबसे पहले आपका मेन ट्रीटमेंट गोल है कि आपने इसको इलेक्ट्रोलाइट और जो वाटर लॉस है ये नहीं होने देना, आपने एसिड बेस बैलेंस को, क्योंकि जैसे ही आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे बॉडी एसिडोसिस में जा सकती है,
या अल्कलोसिस में जा सकती है, यानी आपके जो अंदर जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से एसिडिफिकेशन हो जाती है, एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है और बॉडी मजीद अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रोलाइट फर्दर वॉमिटिंग एंड डायरिया वर्स करती है। इसलिए आपने सबसे पहला ट्रीटमेंट आपका ये है कि आपने रिहाइड्रेशन को इंश्योर करना है, और इससे रिलेटेड कि ओआरएस कितनी डोज में देना है, कैसे देना है, कैसे कैलकुलेट करना है कि कितनी डिहाइड्रेशन है, वो सब मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है वो सिंपल, आपने 2 मेडिसिन जो लोपिरामाइड जो कैप्सूल इमोडियम के नाम से है वो देना है, और इसकी डोज है ये 2 mg का कैप्सूल होता है और इसकी डोज है 4 mg स्टैट, यानी आपने 2 कैप्सूल इसको फौरी तौर पर देने हैं और 2 mg आफ्टर ईच लूज स्टूल, यानी हर लूज मोशन के बाद आपने उसको 1 कैप्सूल देना है। मैक्सिमम दिन में आप 16 कैप्सूल ले सकते हैं जब तक आपका डायरिया कंट्रोल नहीं होता। या फिर आप डाइफिनॉक्सिलेट दूसरी मेडिसिन है जो टैबलेट लोमोटिल के नाम से आती है, ये 2.5 mg की टैबलेट होती है, ये आपने 5 mg स्टैट और फिर आप मैक्सिमम 20 mg तक इसको आप दिन में दे सकते हैं। तो ये इसकी डोज है, ये आपने इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने रिहाइड्रेशन को, जो कि ओआरएस के जरिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के जरिए इसको आपने इंश्योर करना है कि किसी भी तरह पेशेंट को डिहाइड्रेशन में नहीं जाना चाहिए। डिहाइड्रेशन में गया तो वो अपनी बॉडी फर्दर वर्स करेगी, उसको अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए फर्दर डायरिया वर्स होगा, फर्दर वॉमिटिंग वर्स होगी और पेशेंट मजीद उसके तरफ जाएगा। थर्डली आपने ऐसे माइक्रोफ्लोरास उसको देने हैं बेनिफिशियल, जो हमारे इंटेस्टाइन माइक्रोफ्लोरास होते हैं जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस है जो मुख्तलिफ जो आपके सेशंस में आता है। फिर आपने जिंक ऐड करना है, जिंक का बड़ा बेहतरीन रोल है आपकी आप इसको मेंटेन करने में, आपकी जो है डायरिया को, ठीक है। उसके अलावा आप बिस्मथ सबसैलिसिलेट दे सकते हैं जो कि आपके कोटिंग करता है इंटेस्टाइन की वॉल को और इंश्योर करता है कि आपका वाटर एंड जो सॉल्ट है वो मेंटेन रहे, आपका इलेक्ट्रोलाइट मजीद लॉस ना हो। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डीडी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखनी है, किस पेशेंट्स को कब रेफर करना है ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।